सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना अनुलाभ वाला पॉइंट चल रहा था, परक्यूजिट्स एंड पर्क्स। उसमें अपन ने कल के लेक्चर के अंदर केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ स्टार्ट किए थे। बी पॉइंट के अंदर ए कैटेगरी अपन पहले कर चुके, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, और बी पॉइंट में था केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि विशिष्ट कर्मचारी वो होगा जो इन 3 शर्तों में से कोई सी भी एक शर्त पूरी करता हो। या तो वह किसी कंपनी का संचालक हो, या उसके पास कम से कम 20% अंश हो, या फिर उसका कर योग्य वेतन जो है वो 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो। कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा, ये पहला अनुलाभ है जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों की शिक्षा की सुविधा या तो नियोक्ता द्वारा संचालित संस्था में हो सकती है या अन्य किसी शिक्षण संस्था में हो सकती है। यदि नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में होती है तो उसी क्षेत्र के अंतर्गत वैसी ही शिक्षण संस्था में शिक्षण ग्रहण करने पर जो लागत आती उसके बराबर राशि को अपन अनुलाभ मानकर कर योग्य मान लेते हैं। यदि नियोक्ता का व्यय 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे तक है तो वह कर मुक्त होगा। अन्य शिक्षण संस्था के अंतर्गत यदि शिक्षा की सुविधा दी है नियोक्ता ने कर्मचारी के बच्चे को, तो इसमें इस संबंध में चुकाई गई राशि, नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि शिक्षा के संबंध में वो कर योग्य मान लेंगे अपन अनुलाभ के रूप में। और इसमें एक नोट मैंने इम्पोर्टेंट ये बताया था, यदि नियोक्ता कोई छात्रवृत्ति प्रदान करता है, स्कॉलरशिप देता है, तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगी। इसी तरीके से एक इजी पॉइंट था बिजली, पानी और गैस की सुविधा। यदि नियोक्ता ने यह सुविधाएं अपने साधनों से प्रदान की है तब तो उन साधनों की लागत कर योग्य मान जाएगी, और यदि नियोक्ता ने बाह्य साधनों से सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि ही कर योग्य मानी जाएगी और कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि घटा दी जाती है। ये पॉइंट तो हमेशा ही ध्यान रखना है आपको। और यदि बिल कर्मचारी के नाम से आए हैं और भुगतान नियोक्ता ने किया है तो चुकाई गई राशि सभी कर्मचारियों के लिए, इसमें विशिष्ट कर्मचारी का कोई नियम नहीं है, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। कब? जब बिल कर्मचारी के नाम से आए हैं और पेमेंट नियोक्ता ने किया है तो। फिर इसमें एक थर्ड पॉइंट था घरेलू नौकर, माली, चौकीदार और फर्राश की सुविधा। यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की गई है और भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया गया है तो चुकाई गई राशि कर योग्य होगी। इसमें नोट के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है और भुगतान नियोक्ता ने किया है तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। ये पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये वाला पॉइंट। यदि नियुक्ति कर्मचारी ने की है और पेमेंट नियोक्ता ने करा है तो वह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य माना जाएगा और कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि घटा दी जाती है। ये पॉइंट भी सभी अनुलाभों के अंतर्गत ध्यान में रखना है। और ये वाला पॉइंट एक विशेष पॉइंट है जो इसी क्वेश्चन के इसी पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है। नियोक्ता के स्वामित्व वाले मकान में यदि माली की सुविधा प्रदान की गई है तो नियोक्ता द्वारा माली को चुकाई गई राशि को अनुलाभ नहीं माना जाएगा, वह कर मुक्त होगी। यदि मकान के साथ माली है तो वह सुविधा कर मुक्त होगी। अब कल यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है आज का अपना वीडियो लेक्चर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने कल भी आपको बताया था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। इसकी हेडिंग है मोटर कार की सुविधा। तो देखिए, जब भी मोटर कार का पॉइंट आएगा तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये पॉइंट क्लियर करना है कि वो कार जिसकी सुविधा दी है नियोक्ता ने, वो कार का मालिक कौन है। तो कार नियोक्ता की हो अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया हो, दोनों स्थिति में एक ही पॉइंट है ये। या तो नियोक्ता उस कार का मालिक हो या नियोक्ता ने किराए पर कार लेकर कर्मचारी को दे दी है। ये तो है पॉइंट नंबर ए। और बी पॉइंट, यदि कार कर्मचारी की हो और उसके खर्चे नियोक्ता भुगतान करे। तो जैसे ही मोटर कार का पॉइंट आए तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ के ये देखेंगे कि कार का मालिक नियोक्ता है या नियोक्ता ने किराए पे लेके दी है, या कार का मालिक कर्मचारी है और नियोक्ता उसके खर्चे वहन कर रहा है। तो सबसे पहले इस ए पॉइंट को क्लियर कीजिए। कार यहाँ पर किसकी है? कार यहाँ पर किसकी है? नियोक्ता की। यानी कार का मालिक नियोक्ता है या नियोक्ता ने उसको किराए पर ले रखा है। और किसको दे रखी है वो कार?
कर्मचारी को दे रखी है। अब कर्मचारी को जब कार दी है तो सेकंड नंबर पर जो आप बात ध्यान रखोगे क्वेश्चन को पढ़कर, वो ये देखोगे कि कार केवल ऑफिस कार्य के लिए प्रयोग में आती है या केवल निजी उपयोग के अंदर काम आती है, या निजी उपयोग में भी काम आती है और ऑफिस के काम में भी काम आती है। तो क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा होगा कि कार केवल ऑफिस के कार्य के लिए ही प्रयोग में ली जाती है या केवल पर्सनल कामों के लिए, निजी उपयोग का मतलब केवल पर्सनल काम के लिए उपयोग आती है, या थर्ड पॉइंट है पर्सनल काम में भी यूज़ आती है और ऑफिस के काम में भी, दोनों के अंतर्गत यूज़ आती है। तो ये प्रश्न को पढ़कर क्लियर हो जाएगा कि कार यूज़ किस में आती है। तो अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझते जाइए। कार नियोक्ता की है, यह नियोक्ता ने इसे किराए पे लिया है और कर्मचारी उसका यूज़ किस लिए करता है, केवल ऑफिस के कार्यों में यूज़ करता है, तो उसका मूल्य शून्य माना जाएगा, उस अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि कर्मचारी उस कार का यूज़ किस लिए कर रहा है, केवल ऑफिस के यूज़ के लिए ही उस कार का यूज़ कर रहा है। दूसरा पॉइंट, यदि केवल निजी उपयोग हेतु प्रयोग में आती है, यानी ऑफिस के काम में यूज़ नहीं करता उस कार को, कार का मालिक कौन है, नियोक्ता। नियोक्ता ने कार किसको दे रखी है, कर्मचारी को। कर्मचारी उस कार का यूज़ कर रहा है केवल अपने पर्सनल कामों के लिए। तो देखिए अब इसमें अपन क्या मूल्य जोड़ेंगे, अनुलाभ के रूप में कितनी राशि जोड़ेंगे, कर योग्य कितनी राशि मानेंगे। तो इसके लिए चलाने के और रख रखाव के समस्त व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया है, प्लस कार की लागत का 10%। और ये कार की लागत का 10% तो तब लेंगे जब कार नियोक्ता की है, और यदि नियोक्ता ने किराए पे ले रखा है तो यदि किराए पे ली है तो किराए की राशि ले लेंगे, किराए पे नहीं ली है तो उसकी कार की जो वैल्यू है उस वैल्यू का 10% माइनस कर्मचारी के द्वारा चुकाई गई राशि, ये उसका अपन अनुलाभ के रूप में मूल्य मान लेंगे। चलाने और रख रखाव के समस्त व्यय, तो चलाने का खर्चे में तो आएगा पेट्रोल डीजल, रख रखाव के खर्चों के अंतर्गत उसकी कोई मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगी, और प्लस उसमें डेप्रिशिएशन जोड़ देंगे लागत का 10%। यदि किराए पे लिया तो किराए की राशि जोड़ देंगे और माइनस कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि उसमें से घटा देंगे और इसको अनुलाभ का मूल्य मान लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है ये वाली, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि कार का मालिक कौन है, नियोक्ता, अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पे ले रखा है और कार का यूज़ जो है वो कर्मचारी कर रहा है। किस चीज़ के लिए कर रहा है यूज़, निजी यानी पर्सनल काम के लिए भी यूज़ कर रहा है और ऑफिस के काम के लिए भी यूज़ कर रहा है। दोनों कामों के लिए वो कर्मचारी उस कार का यूज़ करता है, ऑफिस आने जाने के लिए भी यूज़ करता है, अपने पर्सनल कामों के लिए भी यूज़ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपन ये देखेंगे कि समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है या निजी व्यय कर्मचारी वहन करे, यानी उसके पर्सनल खर्चे तो वो वहन करता है आने जाने के, और यहाँ पर है कि समस्त व्यय नियोक्ता वहन कर रहा है, यानी गाड़ी के सारे खर्चे, निजी खर्चे भी और उसके ऑफिस के खर्चे भी, ऑफिस आने जाने के कार के खर्चे प्लस उसके निजी आने जाने के खर्चे, या निजी कहीं इधर उधर कार से जाता है उसके खर्चे, समस्त खर्चे नियोक्ता वहन करता है। और यहाँ पर निजी व्यय कर्मचारी वहन कर रहा है। तो अपने को ये देखना पड़ेगा, यदि समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है तो आप गाड़ी की पहले तो कैपेसिटी देखोगे, प्रश्न के अंदर दे रखी होगी 1.6 सीसी तक की कार है या 1.6 सीसी से अधिक की कार है। 1.6 सीसी तक की कार है तो 1800 रुपये प्रति माह अपन उसका मानकर अनुलाभ का मूल्य उसके वेतन में जोड़ देंगे। और अगर ड्राइवर भी दे रखा है तो 1800 में 900 रुपये और जुड़ जाएंगे, 2700 रुपये अपन उस अनुलाभ का मूल्य मानकर उसके वेतन में जोड़ देंगे। तो 1800 रुपये बिना ड्राइवर के हैं, 2700 रुपये विद ड्राइवर हैं। अगर गाड़ी 1.6 सीसी से अधिक है तो 2400 रुपये तो बिना ड्राइवर के हैं और 900 रुपये और जुड़ेंगे, ड्राइवर की सुविधा होते ही साथ में 900 रुपये जुड़ जाएंगे। तो 2400 में से 900 रुपये जोड़ोगे तो 3300 रुपये। ये तो तब है जब समस्त व्यय नियोक्ता वहन कर रहा है। गाड़ी के मोटर कार के सारे खर्चे नियोक्ता वहन करता है, यानी पेट्रोल का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, सारे खर्चे नियोक्ता वहन करता है। तो 1600 सीसी तक की गाड़ी है तो 1800 विद ड्राइवर 2700, 1.6 सीसी से अधिक की गाड़ी है तो 2400, ड्राइवर है तो 3300। अब इसमें एक पॉइंट आता है, यदि निजी व्यय कर्मचारी वहन करता है,
यानी अगर कर्मचारी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार यूज़ करता है तो वो अपना पेट्रोल डीजल खुद दिलाता है, तो निजी वह कर्मचारी वहन करता है। तो 1.6 सीसी तक की गाड़ी है तो 600 रुपये, विद ड्राइवर है तो 1500 रुपये। 1.6 सीसी से अधिक की गाड़ी है तो 900 रुपये और विद ड्राइवर है तो 1800 रुपये। यानी विद ड्राइवर और विदाउट ड्राइवर में इतना ही अंतर है कि विद ड्राइवर होते ही 900 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ तो 600 और 900 ध्यान रखो, और ड्राइवर है तो इसमें 900 रुपये जोड़ दो, 600 और 900 1500, या 900 में 900 जोड़ोगे तो 1800, यहाँ 1800 और 2400। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही अब ये प्रश्न में पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बोलो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे गाड़ी का मालिक कौन है, नियोक्ता है या नियोक्ता ने किराए पे ली है। दूसरी बात, ऑफिस काम के लिए आई है तो कुछ भी मूल्य नहीं है, शून्य। निजी उपयोग के लिए लेता है तो चलाने और रख रखाव के समस्त व्यय प्लस गाड़ी की लागत का 10%, किराए पे ली है तो किराए की राशि माइनस कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि। निजी और कार्यालय दोनों उपयोग में आती है, तो आप देखोगे समस्त वह नियोक्ता वहन कर रहा है, तो 1.6 सीसी तक के 1800 2700, 1.6 सीसी से अधिक 2400 और 3300। निजी व कर्मचारी वहन करता है तो 1.6 सीसी तक 600 और 1500, 1.6 सीसी से अधिक 900 और 1800 रुपये। ये तो तब है जब कार नियोक्ता की अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पे लिया है। अब इसमें एक बी पॉइंट आता है कि जब कार किसकी है? कर्मचारी की। यहाँ देखिए, अब कार कर्मचारी की है, नियोक्ता की नहीं है, और खर्चे जो उसके पेमेंट कर रहा है वो खर्चे कौन पेमेंट कर रहा है? नियोक्ता भुगतान कर रहा है। तो आप तुरंत देखोगे कार्यालय यूज़ में आ रही है, निजी यूज़ में आ रही है, या दोनों यूज़ में आ रही है। कार्यालय उपयोग के अंतर्गत अगर आ रही है तब तो उसका मूल्य है शून्य, दोनों स्थितियों में, चाहे कार का मालिक नियोक्ता हो चाहे कर्मचारी हो। यदि केवल ऑफिस यूज़ के लिए कार आ रही है, नियोक्ता खर्चे पेमेंट कर रहा है, तो उसका मूल्य शून्य माना जाएगा। निजी उपयोग के लिए आ रही है तो वास्तविक चुकाए गए खर्चे, और निजी और कार्यालय दोनों उपयोग के अंतर्गत आ रही है तो 1.6 सीसी तक के लिए वास्तविक व्यय माइनस 1800, विद ड्राइवर है तो माइनस 2700। निजी और कार्यालय दोनों उपयोग में आती है और 1.6 सीसी से अधिक की है तो वास्तविक व्यय माइनस 2400, या ड्राइवर के साथ है तो 3300। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत बी कैटेगरी के अंतर्गत विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ में 1, 2 और 3 और 4, ये 4 पॉइंट हैं, जिसमें चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मोटर कार की सुविधा का पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें लास्ट कैटेगरी के अंतर्गत अपने आते हैं, ये है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी है सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ। अब इसको और एक बार समझ लीजिए, ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लगभग लास्ट सा ही पॉइंट है ये, क्योंकि इसके पश्चात फिर एक पॉइंट बचेगा लास्ट, वेतन में से कटौतियाँ कौन कौन सी होती हैं, डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देखिए, जब भी चिकित्सा सुविधा का पॉइंट आएगा तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि चिकित्सा सुविधा भारत में दी है या भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा दी गई है। नियोक्ता अपने कर्मचारी को चिकित्सा की सुविधा भी देता है, और यदि वो चिकित्सा की सुविधा देता है और वो पॉइंट प्रश्न में आता है तो सबसे पहले आप ये देखोगे चिकित्सा की सुविधा उसने कहाँ पे दी है। भारत में इलाज कराने के लिए मेडिकल फैसिलिटी दी है या भारत से बाहर इलाज कराने के लिए मेडिकल फैसिलिटी दी है। तो पहले भारत के अंदर बात करते हैं अपन। यदि भारत में इलाज कराने के लिए चिकित्सा सुविधा दी है तो देखिए, हो सकता है नियोक्ता का स्वयं का कोई हॉस्पिटल चल रहा हो, उसमें इलाज कराने की सुविधा दी हो कर्मचारी को उसने, तो वह करमुक्त है। नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में करमुक्त है। सरकार द्वारा स्वीकृत अस्पताल के अंतर्गत यदि इलाज कराने की सुविधा दी है नियोक्ता ने कर्मचारी को तो वो भी करमुक्त है। आयकर नियम 3A में वर्णित बीमारियों का इलाज आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित अस्पताल में कराने की सुविधा दी है तो भी करमुक्त है।
सरकारी कर्मचारियों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराना भी कर मुक्त है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नियोक्ता द्वारा चुकाया गया प्रीमियम भी कर मुक्त है। तो ये सारे तो हो गए कर मुक्त। अब यदि भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा नियोक्ता देता है तो देखिए इसके अंतर्गत कुछ आरबीआई के रूल्स हैं। देखिए अब इसको समझ लीजिए। 3 तरीके के खर्चे होंगे भारत से बाहर चिकित्सा सुविधा देता है तो। एक तो चिकित्सा के खर्चे, एक बाहर आने और जाने के खर्चे, और एक वहाँ पर रहने के खर्चे। 3 तरीके के खर्चे हो गए। एक तो चिकित्सा के खर्चे, एक बाहर आना और भारत से बाहर जाना और आना, उसके खर्चे, आने जाने के खर्चे यानी कि विदेश यात्रा के खर्चे। तीसरे प्रकार के खर्चे होंगे वहाँ पे रहने के खर्चे। तो इन 3 भागों के अंतर्गत इसको डिवाइड करा है। पहले पॉइंट में चिकित्सा के खर्चे हैं, दूसरे पॉइंट में रहने के खर्चे हैं, और तीसरे पॉइंट में यात्रा के खर्चे हैं। तो इन एक एक खर्चे के पॉइंट समझते जाइए। चिकित्सा के जो खर्चे होंगे तो चिकित्सा पर वास्तविक व्यय आरबीआई द्वारा स्वीकृत राशि तक कर मुक्त होंगे, और वो प्रश्न के अंतर्गत दी जाएगी आरबीआई द्वारा स्वीकृत राशि कितनी है। और उससे ज़्यादा राशि के अगर खर्चे कर दिए नियोक्ता ने तो वो कर योग्य हो जाएंगे। रोगी एवं एक अन्य व्यक्ति के रहने के व्यय, इलाज कराने के दौरान वहाँ रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तो वहाँ रहने के जो खर्चे होंगे वो भी आरबीआई द्वारा स्वीकृत राशि तक कर मुक्त होंगे। उससे ज़्यादा राशि के अगर कर दिए नियोक्ता ने तो वो कर योग्य हो जाएंगे। और रोगी व एक अन्य व्यक्ति के विदेश यात्रा के व्यय, तो ये तभी कर मुक्त होंगे जब कर्मचारी की सकल कुल आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। अगर उस कर्मचारी की आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, ग्रोस टोटल इनकम की बात है, सकल कुल आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो तब तो है कर मुक्त। और अगर उसकी सकल कुल आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई तो फिर वो कर योग्य हो जाएंगे। अब देखिए ये तो चिकित्सा सुविधा की बात है। अब नोट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट बातें आएंगी। तो नोट में एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ये मेडिकल फैसिलिटी है। एक होता है मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता। तो ये बात ध्यान रखना, कर्मचारी को दिया गया चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य होता है, चाहे चिकित्सा पर व्यय हो या नहीं। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये मेडिकल फैसिलिटी की बात है, ये मेडिकल अलाउंस की बात है। तो चिकित्सा भत्ता तो पूर्णतः कर योग्य होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य होता है, चाहे मेडिकल पे कोई खर्चा हो चाहे ना हो। चिकित्सा सुविधा कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों पर लागू होती है, और कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में उसका जीवन साथी, आश्रित व स्व आश्रित बच्चे, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, और कर्मचारी पर आश्रित माता पिता एवं भाई बहन, ये सारे परिवार के सदस्यों के अंतर्गत आते हैं। और ये चिकित्सा सुविधा स्वयं के लिए भी हो सकती है और परिवार के सदस्यों के लिए भी हो सकती है। तो परिवार में उसका जीवन साथी भी आएगा, आश्रित व स्व आश्रित बच्चे हो सकते हैं, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, और कर्मचारी पर आश्रित माता पिता और भाई बहन, ये उसके परिवार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये अपन ने आज ये चिकित्सा सुविधा तक के सुविधा की बात करी। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लीव ट्रेवल कंसेशन, अवकाश यात्रा सहायता, और छोटे छोटे से पॉइंट और हैं। और फिर एक पॉइंट है वेतन में से कटौतियाँ। तो अपन कल इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। कल ये अपने सारे पॉइंट इसके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।